अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल हैं, कैसे हैं आप लोग। ऑनलाइन वाले बच्चों, आवाज़ आ रही है आप लोगों को सही? जी, मैंने होमवर्क दिया था। कितने बच्चों ने होमवर्क किया? MCQs। चले सर, इब्तिदा करते हैं। सबसे पहले क्विकली अब तक जो हम पढ़ चुके हैं उसको रिवाइज करेंगे, फिर पढ़ेंगे इंशाल्लाह आगे। चले सर, अब तक हमने क्या पढ़ा है? अब तक हमने पढ़ लिया है कि सर हमारे पास IAS 21, जहाँ जहाँ फॉरेन करेंसी की बात आएगी हमारी निगाहें किसकी तरफ जाएंगी? IAS 21 फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस। हमने कहा कि सर ये जो IAS 21 है ये कहता है कि भैया 3 तरह की करेंसीज होती हैं। फंक्शनल करेंसी जिसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हो, फॉरेन करेंसी अदर देन फंक्शनल, प्रेजेंटेशन करेंसी जिसके अंदर अकाउंट्स बनाते हो। सर फिर हम और आगे बढ़े थे, और आगे बढ़ते हुए हमने क्या पढ़ा था, जल्दी बताएं। हमने कहा कि सर IAS 21 2 हिस्सों में ब्रेक हो जाता है। पहला हिस्सा कहता है मॉनेटरी आइटम्स थे, दूसरा हिस्सा कहता है नॉन मॉनेटरी आइटम्स। मॉनेटरी आइटम्स क्या होते हैं? कैश, रिसीवेबल्स, पेबल्स। और नॉन मॉनेटरी आइटम्स हमने कहा इन्वेंटरी, PPE और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। सर फिर हम और आगे बढ़े थे और हमने जो है आगे बढ़ते हुए पढ़ा था कि सर जो है मॉनेटरी आइटम्स को 3 दफा ट्रांसलेट करते हैं। कौन कौन से दिन? ट्रांजैक्शन डेट, रिपोर्टिंग डेट, सेटलमेंट डेट। नॉन मॉनेटरी आइटम्स को कितनी दफा ट्रांसलेट करते हैं? 2 मरतबा। एक कॉस्ट मॉडल पे तो 1 ही मरतबा, और अगर फेयर वैल्यू मॉडल पे है तो जब जब रीवैल्यू होगा तब तब रीट्रांसलेट भी करना पड़ेगा। सर फिर हम और आगे बढ़े थे। मजीद आगे बढ़ते हुए हमने क्या पढ़ा था, जल्दी बताएं। हमने सर पढ़ा था कि हमारे पास अगर फॉरेन करेंसी बैंक अकाउंट होगा तो हम क्या करेंगे। हमने कहा फॉरेन करेंसी बैंक अकाउंट होगा तो उसके ऊपर भी हमें साल के एंड पे गेन और लॉस निकालना पड़ेगा। सर फिर हम और आगे बढ़े थे, और आगे बढ़ते हुए हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास जो है अगर इंटरेस्ट होगा तो इंटरेस्ट के लिए कौन सा रेट यूज कर सकते हैं? क्लोजिंग रेट भी यूज कर सकते हैं और एवरेज रेट भी यूज कर सकते हैं। ऐसा ही था सर। चले सर फिर हम और आगे बढ़े थे और मैंने आपको 4 अदद MCQs दिए थे होमवर्क के तौर पे। ऐसा ही है। आए सर आए, अब हम आएंगे MCQs की तरफ। कितने लोगों ने MCQ नहीं किए? माशाल्लाह, कहाँ बिजी थे? चले सर, MCQs के आंसर जिन्होंने कर लिए बताते जाएं। सर पहले का अल्फा है, अल्फा या बीटा है? पहला अल्फा, दूसरे का बीटा, तीसरे का अल्फा। उम्मत में किसी को कोई इख्तिलाफ या सब एक ही पेज पे है? अल्फा पहले का, दूसरे का बीटा, तीसरे का अल्फा, चौथे का डेल्टा। तो हमने कहा सर क्या ये आसान थे? आए सर, ये तो थे आसान, लेकिन जिंदगी में हर चीज इतनी आसान नहीं होती। सर आज की क्लास में
सबसे पहले मैंने आप लोगों को एक कहा था कल, सोच कर आए इन्वेंट्री। इन्वेंट्री कौन सा आइटम है नॉन मॉनेटरी पे, कॉस्ट मॉडल पे या फेयर वैल्यू रिवैल्यूएशन मॉडल वाला? क्योंकि इन्वेंट्री के बारे में रूल अलग है ना भाई। IAS 1638 हमने कहा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कहता है फेयर वैल्यू पर लेकर के जाओ, इन्वेंट्री के बारे में ये नहीं कहता फेयर वैल्यू, बोलता है लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV। पढ़ा हुआ है ना हमने IAS 2 के अंदर, लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV। अब आपने कहा सर इस रूल के हिसाब से मैं इन्वेंट्री को किस पे रखूं? लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV। नॉर्मली बताओ इस रूल के हिसाब से इन्वेंट्री को किस पे रखा जाए, कॉस्ट पे रखें या NRV पे रखें? कितने लोग कह रहे कॉस्ट, कितने लोग कह रहे NRV मतलब फेयर वैल्यू वाले मॉडल? नहीं, चले सर हमने कहा अब इसका एक सिंपल सोल्यूशन है इन्वेंट्री का। इन्वेंट्री का एक सिंपल सोल्यूशन है क्या सर? सर अगर इन्वेंट्री की उसने हमें NRV डिटेल्स दी है तो हमें इन्वेंट्री को किस पे रखना है? NRV पे। लेकिन अगर उसने हमें इन्वेंट्री की NRV डिटेल्स नहीं दी तब हमारी मजबूरी है हम इन्वेंट्री को किस पे रखेंगे? कॉस्ट पे। तो इन्वेंट्री के बारे में एक चार्ट बना लें। NRV details are given, NRV details are given, measure as non-monetary item, under fair value model, under फेयर वैल्यू मॉडल। अगर हमने कहा सर NRV डिटेल्स गिवन है तो इसको आपने मेजर करना है नॉन मॉनेटरी आइटम अंडर फेयर वैल्यू मॉडल। और अगर NRV डिटेल्स आर नॉट गिवन, मेजर as non-monetary item under cost model, तो सर ये चीज आपने याद रखनी है प्यारा बच्चा। सर अगर एक बच्चे का सवाल है अगर NRV कॉस्ट से ज्यादा हो तो बेटा फिर तो IAS 2 क्या कहता है? लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV। लेकिन अगर NRV कम हो तो फिर NRV पे जाएंगे। सर क्या ऐसा कोई सवाल करेंगे? आज तक ऐसा सवाल पेपर में नहीं आया, आ सकता है यस, इसीलिए हम इसको पेपर के लिए क्या कहेंगे? इम्पोर्टेंट। मैंने कहा था ना आपको कि सर मैं आपको बताऊंगा मेरा बच्चा कि पेपर के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है, क्या चीज इंपॉर्टेंट। तो सर याद रखें ये वाला कॉन्सेप्ट पेपर के लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। अब तक नहीं पूछा, अब पूछ सकता है। क्या हम क्लियर हैं? पक्की बात है। आए सर फिर हम एक सवाल करेंगे। सवाल वैसे तो आप लोग के असाइनमेंट मटेरियल का है, लेकिन वो मैं कराऊंगा, असाइनमेंट मटेरियल के कुछ सवाल मैं कराऊंगा, कुछ आपने खुद करने। ये जो सवालात हैं असाइनमेंट मटेरियल के, ये सारे मेरा बच्चा वो सवालात हैं जो आप समझें कि डिफरेंट अकाउंटिंग बॉडीज के, इसमें साउथ अफ्रीका के सवालात भी हैं, ICAW के भी हैं और ACCA के भी मुश्किल वाले सवालात हैं। तो आए सर बढ़ूं आगे। सर अभी बता रहा हूँ ये चीज़। अच्छा ऑनलाइन वाले बच्चों एक छोटा सा एक चीज़ है, आप इसको ज़रा दिमाग में रखें। कभी कभी मैं स्क्रीन शेयर कर दूँ और अगर आपको जैसे रिकॉर्डिंग वाले तो हैंड आउट खुद ही खोलेंगे, उनको सिर्फ मैं ही नज़र आ रहा होता हूँ। जो बच्चे लाइव ले रहे हैं सर एक वीडियो पर अगर आप क्लिक करेंगे ना तो आपको मेरी शक्ल बड़ी हो जाएगी। अगर मैंने स्क्रीन शेयरिंग कर दिया है तो भी सही है। तो आपको बस एक वीडियो पे क्लिक करने की देर होती है, इसीलिए आपने घबराना नहीं है। आ जाएं। लोअर वाले पे जाएंगे, रूल तो वही अप्लाई होगा। आए सर आए। एक सवाल आ रहा है क्वेश्चन नंबर 4
ये सवाल आप लोग के असाइनमेंट मटेरियल का है, बट इसके कुछ सवालात आज मैं आपको कराऊंगा और आपको बताऊंगा। ये वो सवालात होंगे जो अब तक शायद पेपर में नहीं आए। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए, पेज नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 4 असाइनमेंट मटेरियल वाला। कोशिश करें बेटा, क्लिक करने से हो जाएगा, नहीं होगा तो टेंशन ना लें, बाद में कर लीजिएगा कॉपी। सर क्वेश्चन नंबर 4 रिक्वायरमेंट कह रहा है, हाउ शुड मैनेजमेंट ट्रांसलेट द इन्वेंट्री acquired entities J's functional currency is the pound sterling. Entity J acquired inventories for $3 lakh on 1 July 20x5। फिर कह रहा है when the exchange rate was $1.5 is equals to 1 euros। हमने कहा फंक्शनल करेंसी कौन सी है? पाउंड्स। हमारी करेंसी स्ट्रॉन्ग या वीक? कितने लोग कह रहे हैं हमारी करेंसी स्ट्रॉन्ग है? हाथ उठाए। कितने लोग कह रहे हैं स्ट्रॉन्ग है? कितने लोग कह रहे हैं वीक है? जो वीक कह रहे हैं उनके घर पे कौन आएगा? सर मैं पाउंड हूं, अब क्या हूं मैं? 1 पाउंड में $1.5 आ रहा है बच्चा। आई तो हमने कहा 31 दिसंबर 2005 carrying amount is 3 lakh and its net realizable value has risen to 340। exchange rate कितना था? 31 दिसंबर x5 को 1.8 is to 1 pound। how should management translate the inventory acquired? मुझे acquisition date की एंट्री चाहिए और रिपोर्टिंग डेट की एंट्री चाहिए। शुरू हो जाएं सब सवाल आपके सामने हैं, शुरू हो जाएं। किसका? ये इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री में याद रखना ट्रांसलेट IAS 21 के हिसाब से करते हैं। रूल कौन सा अप्लाई होता है? लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV। क्वेश्चन नंबर 4 सबको 2 मिनट है भाई, बहुत सिंपल है। और आपने मुझे बताना है इन्वेंट्री पे गेन आ रहा है, लॉस आ रहा है, क्या है, या कुछ भी नहीं करेंगे, कॉस्ट पे ही रखेंगे। हाँ जी, हो गया। NRV पे जा रही है, नहीं जा रही? नहीं जा रही। कितने लोग कह रहे हैं NRV पे जा रही है? कितने लोग कह रहे हैं नहीं जा रही? कितने लोग कह रहे हैं समझ में ही नहीं आ रही? सर देखिए सिंपल सा रूल है, मैंने कहा ना सर देखिए वो चीजों की प्रैक्टिस करनी है इंशाल्लाह जो अब तक नहीं पूछी, इनको पूछा जा सकता है। तो ये इन्वेंट्री वाली चीज, ये ICAW का सवाल है, उसमें मौजूद है। एग्जामिनर भैया अब तक नहीं आए, कहीं ना कहीं तो आएंगे, तो आए। सर सवाल के हिसाब से हमने कहा जब हमने ली तो 3 लाख की इन्वेंट्री थी, ऐसा ही है। डॉलर्स में हमारी फंक्शनल करेंसी कौन सी है? और हमने ये भी एस्टेब्लिश कर लिया कि हमारी करेंसी स्ट्रॉन्ग है, हमारी करेंसी में अमाउंट क्या होगा? कम होगा।
तो हमने कहा भाई कब खरीदी थी इन्वेंट्री बताओ, पेज नंबर दे रहे हो ना सब रेफरेंस, 1 जुलाई कितने पे, इन्वेंट्री डेबिट कुछ नहीं बताया तो अज्यूम करना है पेमेंट किस में है, इन्वेंट्री डेबिट बैंक और कैश कितने से, 3 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख, चले सर हमने कहा 2 लाख, मतलब हमारी बुक्स में इन्वेंट्री कितने पे आ गई 2 लाख। अब हमने कहा सर ईयर एंड आया, ईयर एंड पे IS2 कहता है कि इन्वेंट्री को आपको मेजर करना है किस पे, और हमने रूल क्या बनाया, अगर NRV डिटेल्स गिवन है तो आपको क्या करना है, फेयर वैल्यू मॉडल की तरीके से ट्रीट करना है। लेकिन यहां पर एक रूल अप्लाई होगा, लोअर ऑफ किस पे रखना है, लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV। मतलब अगर देखो कॉस्ट में क्या होता है, कॉस्ट पे आ गए इसके बाद कॉस्ट पे रह रही है ना, कुछ भी मार्केट वैल्यू हो जाए PP वगैरह है, लेकिन इन्वेंट्री में करेंगे हम फेयर वैल्यू मॉडल, लेकिन उसमें ये वाला रूल प्रिवेल करेगा। मतलब अगर उसमें NRV पे जा रही होगी तो हम NRV पे लेकर, फिर रिपीट कर रहा हूं, ये वाला रूल अप्लाई करने का मकसद क्या है कि अगर NRV पे इन्वेंट्री जा रही होगी तो हम इसको NRV पे रिकॉर्ड करेंगे, अगर NRV पे नहीं जा रहे, NRV अभी भी ज्यादा है हमारी करेंसी फंक्शनल करेंसी की टर्म में, तो हम किस पे रखेंगे, कॉस्ट पे। आए सर 31 दिसंबर को हम आए और हमने कहा सर वही वाला रूल लगाते हैं, लोअर ऑफ कॉस्ट कितनी थी हमारी करेंसी की टर्म में, अब हम देखते हैं कि यार NRV कितनी आ रही है, भाई आज इन्वेंट्री कितने की हो गई है, सर कहने को तो वैल्यू बढ़ी है लेकिन एक्सचेंज रेट ने क्या कर दिया है, तो एक्सचेंज रेट कितना है 1.8, कितना हो गया ऐसा, तो हमने कहा कि सर 2 लाख की चीज को अब किस पे लेकर जाना पड़ेगा, तो एंट्री क्या बनाएंगे, NRV लॉस डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट कितने से 2 लाख माइनस बहुत सारे एक, क्यों एक और क्यों, 5 एक हो गए ना, तो हमने कहा कि सर क्या हमें क्लियर है ये, अगर NRV होती 2,05,000 तो हम क्या करते, तो यहां पर कोई एंट्री नहीं बनती। तो इन्वेंट्री के केस में याद रखना अगर NRV पे जा रही है तो NRV पे रिकॉर्ड कर लेना, NRV पे नहीं जा रही तो फिर उसी पे रहना। क्या हम क्लियर हैं क्रिस्टल वाले, सही है सर। तो हमें ये सवाल अब तक पूछा नहीं है, इसके ऊपर लिख देंगे लास्ट डे रिवीजन जी। सर नहीं कैरिंग अमाउंट इसमें मतलब वो इसी की बात कर रहा था, डॉलर की टर्म में कैरिंग अमाउंट अभी भी 3 लाख की थी, तो सर रेट तो चेंज हो गया ना 1.8 हो गया ना, तो एक्सचेंज करंट एक्सचेंज डिवाइड नहीं करेंगे, नहीं हमने कहा भाई हमें ये देखना है इन्वेंट्री जो हमारी बुक्स में पहले थी 2 लाख की, हमने तो कन्वर्ट उसी दिन कर लिया था ना, आज कितने की है, पेबल होता, हाँ तो पेबल के केस में तो फिर आगे चेंज होता ना। तो सर ये तो हो गया किसका, इन्वेंट्री का, कि इन्वेंट्री अगर NRV डिटेल्स गिवन है तो फर्ज है हम पे कि हम ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करें और क्या करें, यहां पर एक जगह है हीरो और एक वहां पर है, तो चल दोनों ने वहीं पे निकाल दिया, आ जाए बड़े आगे, पक्की बात है। जी सर हमारी करेंसी स्ट्रांग हुई है, हमारी करेंसी स्ट्रांग हुई है तभी तो हमें नुकसान हुआ है। देखिए जब हमारे पास फॉरेन करेंसी वाले एसेट होते हैं ना, तो हमारी करेंसी स्ट्रांग हुई है, तो हमने कहा एक बच्चा ये पूछ रहा है कि सर ये हमें नुकसान कैसे आ गया है ना सर,
एक बच्चा कह रहा है कि सर हमें ये नुकसान कैसे आ गया, क्योंकि सर हमने कहा हमारे पास IS की मजबूरी है, हमारी करेंसी तो स्ट्रांग हुई लेकिन उस स्ट्रांग होने की वजह से जब हमने कन्वर्ट किया तो हमने कहा NRV की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। तो सर इसके ऊपर लिख दे लास्ट डे रिवीजन। हर सवाल लास्ट डे रिवीजन नहीं होता, लेकिन ये सवाल है क्योंकि NRV का कॉन्सेप्ट अब तक बेटा। एक बच्चा कह रहा है सर इधर कॉस्ट बेटा हम कन्वर्ट करके चेक करेंगे। मेरा बच्चा देखें, कॉस्ट डॉलर टर्म में तो अभी भी NRV से कम है, लेकिन जब हमने अपनी करेंसी में कन्वर्ट किया तो हमारी करेंसी के हिसाब से NRV कॉस्ट से क्या हो गई, कम हो गई, इसलिए ये क्या हो गया हमें NRV लॉस। तो सर अब आगे बढ़ेंगे एक और कॉन्सेप्ट की तरफ। जी 3 लाख को 1.8 से नहीं करेंगे, कॉस्ट को भी रखेंगे। अगर 340 को हमने 1.8 से डिवाइड किया, ऐसे 3 लाख को 1.8 से डिवाइड करेंगे। अगर हम कॉस्ट मॉडल पे रखते तो नहीं करते। एक बच्चे का सवाल है, मैं इसके सवाल को डिफाइन, इसने कहा सर अगर ये NRV पे नहीं होता, सिर्फ कॉस्ट पे ही होता, तो हम क्या इसको रीमेजर नहीं करते? नहीं। देखिए इन्वेंट्री ये जो ना PP नहीं है, इंटेंजिबल नहीं है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है। ये सिंपल सा कहता है कि अगर मैं तुम्हारी बुक्स में पढ़ी हुई इन्वेंट्री कहती है तो भाई मुझे लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV पे करो। तुम्हारी कॉस्ट जो तुमने खरीदा था, जिस दिन खरीद लिया, ये कॉस्ट फिक्स हो गई। अब आगे देखो, अगर NRV में चेंज आ रहा है, NRV कॉस्ट से कम जा रही है, तो उसको NRV पे लेकर आ जाओ। अगर NRV नहीं आ रही तो उसको NRV पे नहीं लेकर जाओ। लेकिन ये जो कॉस्ट है ये क्या हो गई है, फिक्स हो गई है। ठीक है सर, तो ये इन्वेंट्री से रिलेटेड खास कॉन्सेप्ट है। ठीक है मेरा बच्चा मुबश्शिर, आए सर आए। अब आगे बढ़ते हैं। क्या सबको ये क्लियर हो गया कि हम कॉस्ट को नहीं छेड़ेंगे? अगर NRV कम हुई तो NRV पे लेकर के आएंगे, वरना कॉस्ट तो 2 लाख फिक्स हो गई है। आए सर अब एक और कॉन्सेप्ट। हमने कहा था सर फंक्शनल करेंसी डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास कितने इंडिकेटर्स होते हैं? 2 इंडिकेटर्स होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। ऐसा ही है सर? प्राइमरी और सेकेंडरी का मतलब क्या होता है? प्राइमरी का मतलब होता है कि पहले आप इसको देखेंगे, यहां से डिसीजन ना हो तो सेकेंडरी पे जाएंगे, यहां से समझ में ना आए। अब प्राइमरी इंडिकेटर्स पे आओ, कौन कौन सी चीजें थी प्राइमरी इंडिकेटर्स में, जल्दी बताओ। सेल्स थी और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, या जितनी भी इसने कहा आपकी कॉस्ट इनकर्ड होती है। ऐसा ही है। पेज नंबर 2 पे आ जाओ, पेज नंबर 2 ऑफ हैंडआउट पे आ जाओ, प्राइमरी इंडिकेटर्स में। तीसरी थी कि जिसपे आपका कंपटीशन एक्ट क्या होता है कि सर एक कंपटीशन में भी एक होता है, एक लिमिट तक जाए, इतने भी गंदे ना हो जाएं कि कोई कुछ भी नहीं कमाए या सब आवाम को मिलके बेवकूफ़ बना दे। सही है, हमारे मुल्क में भी कंपटीशन कमीशन है। कंपटीशन एक्ट प्राइसेस को क्या करे, रेगुलेट करे। सिंपल अल्फाज में सर हमारे मुल्क में जो प्राइसेस अगर हुकूमत को किसी चीज़ की फिक्स करनी होती है, किस में फिक्स करेंगे? रुपीज़ में, है ना सर? कि भाई फॉर एग्जांपल ये वाला मार्कर 100 रुपये से महंगा ही नहीं हो सकता। तो ये वाला पॉइंट है कि कंपटीशन एक्ट क्या करे, रेगुलेट करे। सेकेंडरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं? जिसमें आप फाइनेंसिंग एक्टिविटीज करें या फाइनेंसिंग रेस करें, मुझे पैसे चाहिए तो मैं किस करेंसी में रेस कर रहा हूं, कैपिटल किस करेंसी में आ रहा है, और लोन वगैरह मुझ पे जो है किस पे आ रहा है, डेट। और दूसरा क्या था? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की सेविंग्स रिटेन हो, है ना? तो हमने कहा जिसके अंदर आपके पास यूजुअली आप कैश को क्या करते हो, रिटेन करते हो। ऐसा ही है। अब सर देखिए हमारा एग्जामिनर जो है ना अभी मासूम है, उसका फोकस होता है तुम्हें नंबर्स में घुमाना, लेकिन फर्ज नहीं है कि वो तुम्हें नंबर्स वाला सवाल दे। हमें हर एंगल से देखनी है चीज़ों को। ACC और ICAW ने सवालात दिए और उन्होंने सवाल के अंदर
बनाया थोड़ा सा पकोड़ा। क्या बनाया? पकोड़ा। क्या पकोड़ा बनाया मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने सवाल के अंदर पकोड़ा ये बनाया, उन्होंने सवाल के अंदर पकोड़ा ये बनाया कि सेल्स हमारी एक्सपोर्ट में है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आधी, मतलब सेल्स हमारी डॉलर में, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आधी डॉलर में आधी पीकेआर में, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज पीकेआर में। अब आप क्या करेंगे? किसको कहेंगे अपनी फंक्शनल करेंसी? क्या करेंगे? तो अब हमने कहा सर ये इस किस्म के जब सवालात हों तो मज़ा भी आता है करने में, और मैंने कहा ना ये देखो ये सारे जो सवालात हैं ना इनसे हम इंशाल्लाह आपको तैयार कर रहे हैं कि आप ये एग्जामिनर वैसी भी हो जाए ना तो आप उसको संभाल लेंगे। तो आए असाइनमेंट के अंदर ही मैंने कुछ सवालात डाले हैं, असाइनमेंट के अंदर ही मैंने कुछ सवालात डाले हैं, उसको देखते हैं। चले सर असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, पेज नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 21। और अल्लाह के वली थोड़ा सा कट रहा है, आधा बोर्ड नजर नहीं आ रहा। क्या करें सर, आज असल में ओ लेवल्स की एक वर्कशॉप है, उन बच्चों को भी तो घेरना है, आई मीन उनको भी तो रखना है, सही है। तो मतलब उनको केएनएस दिखाना है, तो भाई उसके लिए ओ लेवल्स के टीचर्स मांगते हैं, तो केएनएस कहता है ऑडिटोरियम आपका हुआ, ताकि आज वो बच्चे जब केएनएस आएंगे उनको पता चलेगा कि यार ये भी एक इदारा है। कल कला को ये बच्चे इनमें से इंशाल्लाह कितने तुम्हारी जगहों पे बैठे होंगे। ये बिजनेस भी सीखते जाओ साथ साथ यार। आओ आए सर, आए सर आए। असल में आज इन्होंने ये सोचा कि यार जुम्मे का दिन है, बहुत सारे बच्चे लेंगे। वैसे ऑनलाइन तो माशाल्लाह बच्चे ले रहे हैं, लेकिन आप लोग मतलब बहुत सारे बच्चे जो रिकॉर्डिंग ले लेते हैं, कुछ ऑनलाइन लेते हैं, तो आ जाएंगे आप लोग। लेकिन आप लोगों ने कहा नहीं फिजिकल पढ़ना है, अच्छी बात है, यही अप्रोच रखें सर, फिजिकल जरूरी है। आए पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 1, और सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें आप सबके कॉन्सेप्ट चेक हो जाएंगे, स्ट्रांग हो जाएंगे, और यकीन माने अगर कोई इस किस्म की चीज आ गई तो इंशाल्लाह आप बड़े आराम से कर पाएंगे। सवाल कह रहा है Bogdankur, a small processing company located in Denmark, is trading almost exclusively with Germany, where the currency is the euro. जर्मनी की करेंसी कौन सी है? यूरो है। हमने कहा जर्मनी की करेंसी है यूरो। The management of the company needs to decide on the functional currency of the company, whether to use the Danish krone or the euro. इसने कहा भैया हम जर्मनी में काम करते हैं, यार वो कैमरा थोड़ा सा हिल गया, उसको मुलम, और जर्मनी की करेंसी कौन सी है? यूरो। अब इन्होंने कहा लेकिन जो है हमारी अपनी करेंसी कौन सी है? डेनिश क्रोन। And is using the following information, amounts are denominated in krone except as indicated. इसने कहा कि भैया जितने भी अमाउंट्स हैं ये हमारे क्रोन में हैं except as indicated. Revenue, export, sales, domestic sales, XYZ. The main monetary assets and liabilities at 31 December 20x6 are as follows. इसने कहा भैया कैश इतना था, अकाउंट रिसीवेबल इतने थे, अकाउंट पेएबल इतने थे, और बोरोइंग्स। हाउ माइट द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी डिटरमाइन द फंक्शनल करेंसी। इसने कहा कि आप हमें बता दें कि भैया क्या होगा। अब आप देखें, गौर से सुनिएगा मेरा बच्चा, इसने हमें थोड़ा सा अजीब सा डेटा दिया और ये सवाल पूछ रहा है कि आप मुझे बता दें कि मैं किस तरीके से फंक्शनल करेंसी डिटरमाइन करूं। अब सवाल को ज़रा समझना ही आम सवाल से थोड़ा सा हट कर है। इसने कहा हमारी ट्रेडिंग किसके साथ होती है? जर्मनी के साथ। हम कंपनी खुद कहाँ की है? डेनमार्क की है। हम ट्रेडिंग मतलब चीज़ें
ज्यादातर बेचते किधर हो रहे होते हैं? जर्मनी में। अब ये हमसे पूछ रहा है कि आप मुझे बता दो कि फंक्शनल करेंसी कैसे डिटरमाइन करूं। 5 मिनट दे रहा हूं, सोचो सवाल को एक दफा अच्छे से। सपोज करो ये सवाल पेपर में पड़ गया, कैसे इसको हैंडल करोगे, कैसे टैकल करोगे? देखो ये चीजें क्लास में ही सीखनी है मेरा बच्चा, कैसे टैकल करोगे। कितने मार्क होगा ये आ गया तो 5 या 8 मार्क्स का हो सकता है। नहीं देखो, छोड़ना कुछ भी नहीं है, क्योंकि सर ये सवाल आप सब कर सकते हैं। मतलब बच्चों जैसे सवालात तो तुमने बहुत कर लिए ना, अब आओ ना बड़ों के सवालात पे। और फिर जिंदगी भर कहते हो कि हम सबसे मुश्किल पढ़ाई करते हैं। इनमें से कितनी अमाउंट जो है हम उसमें करते हैं यूरोज में, और इसके अलावा हम जो है डिनोमिनेटर मतलब यूरोज में होती है, और उसमें से सेटलमेंट भी उसकी होती है यूरोज में। मतलब 3 कॉलम्स गिवन है सवाल में। मेरा बच्चा गौर से देख लीजिएगा, ये सवाल आसान नहीं है, बार बार कह रहा हूँ, लेकिन इंशाल्लाह ये सवाल आप करने के बाद चीते हो जाएंगे। इसने देखें रेवेन्यू के साथ एक्सपोर्ट सेल्स लिखी है, एक्सपोर्ट सेल्स। अब ये जितने भी कॉलम्स है ना, इन सबको इसने किया हुआ तो यूरोस के अंदर है, सही है। लेकिन ये कह रहा है इसके बराबर में एक और कॉलम है, इसने कहा है डिनोमिनेटेड इन यूरोज। इनमें से वाकई में कितनी करेंसीज मतलब कितनी चीजें यूरोज में ही हम करते हैं। तो अगर आप देखें एक्सपोर्ट सेल्स सारी की सारी किसमें? यूरोज में। लेकिन डोमेस्टिक सेल्स 250 की इसने दी हुई तो यूरोज में, लेकिन डिनोमिनेटेड इन यूरोज कितनी है? 0। मतलब इसने कहा ये सिर्फ आपको कन्वर्ट करके यूरोज में दी है, एक्चुअल ये डेनिश क्रोन में ही होती है। फिर हमने कहा टोटल रेवेन्यू का 75%, जब दोनों का टोटल दिया 750 250, ये हम करते हैं यूरोज में, बाकी 25%। अब अगर आप मटेरियल में आए, टोटल मटेरियल कितने हैं? 450 में से सिर्फ 15% मटेरियल ऐसा है जो हम यूरोज में खरीदते हैं, बाकी 85% अपनी करेंसी में, डेनिश क्रोन। अब आ जाओ, फिर इसने कहा कि हमारे पास एनर्जी और गैस और बाकी जितनी भी चीजें, इनमें से कोई भी चीज अपनी यूरो में नहीं है, सब अपनी करेंसी में। सेलिंग जनरल कॉस्ट हमारी किस में है? यूरोज में। अब कह रहा है द मेन मॉनिटरी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज के बारे में बता रहे हैं। बोले कैश कितना है, उसमें से यूरोज में कितना रखते हैं? अकाउंट रिसीवेबल कितने हैं? यूरोज में कितना रखते हैं? 80। ट्रेड पेबल, लोकल बोरोइंग किससे करते हैं? डेनिश क्रोन। और हमने कहा वैसे बोरोइंग्स कितनी है हमारी? 400, उसमें से सिर्फ 10% किस में रखते हैं? यूरोज में। अब सवाल समझ में आया, सेल्स है, टोटल सेल्स का 75% किस में? यूरोज में, 25% डेनिश क्रोन। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 85% या उससे भी शायद ज्यादा डेनिश क्रोन में है, बाकी 10-15% किस में है? यूरोज में है। फिर इसकी तो उसने बात ही नहीं की। हमने कहा यहां पर आए, इसने कहा फाइनेंसिंग हमारी ज्यादातर किस में है? फाइनेंसिंग हमारी ज्यादातर किस में है? डेनिश क्रोन में। लेकिन कैश किस में रिटेन किया हुआ है? यूरोज में। अब इसने कहा बता दो फंक्शनल करेंसी कौन सी है। कितने लोग कह रहे हैं, कितने लोग कह रहे हैं यूरोज फंक्शनल करेंसी है? कितने लोग कह रहे हैं डेनिश क्रोन फंक्शनल करेंसी है? यूरोज या डेनिश क्रोन? कितने लोग अभी भी कह रहे हैं एसीसी आसान है? आ जाए सर। सर जब ये सवाल वाकई में टेक्निकल सवाल था, अब इसको अगर आपको कब सवाल हो तो आप इसको यूं देखें कि हम 3 मेजर फैक्टर हैं, सेल्स, इनपुट कॉस्ट और इस पूरे को एक कंसीडर कर लें हम, है ना। अब हमने कहा सर सेल्स जो हैं
हम सेल्स की बात करते हैं, हमने कहा सेल्स ज्यादातर किस में जा रही है? यूरोज में। तो सेल्स के केस में, सेल्स के केस में हमने कहा यूरोज, और यहां पर हमने कहा ये ज्यादा आ रहा है 75% है ना, और ये कितना है? अगर हम कॉस्ट की तरफ आए तो हमने कहा तकरीबन इसका फोकस 90% या उससे भी ज्यादा है, क्योंकि सिर्फ शायद 15 या कुछ परसेंट मटेरियल ऐसा है जो कि हम, अब हमने कहा सर तीसरी चीज क्या है? फाइनेंसिंग और कैश ना। फाइनेंसिंग की तरफ आप जाएं तो हमने कहा फाइनेंसिंग, चले हम कैश को भी अलग कर लेते हैं ना। फाइनेंसिंग की तरफ जाएं तो हमने कहा 90% फाइनेंसिंग किससे रेस करते हैं, 10% किससे करते हैं, और हमने कहा कि सर कैश जो हम रिटेन करते हैं, और ऐसा ही है। अब सर ये पूरी पिक्चर हमारे सामने आ गई, ये डिसाइडिंग फैक्टर है। अब इस पूरी पिक्चर को देखने के बाद आपको क्या लगता है ज्यादा 15 किसका भारी है? अगर वैसे ही आप इसको टोटल भी कर लें तो आपने कहा सर ये हो गया तकरीबन 180-190% और 200, वैसे कोई एक जज वो नहीं है, इसमें आपको जजमेंट अप्लाई करनी है, और ये कितना हुआ? तो सर आपको अपरेंटली क्या लग रहा है ज्यादा 15 किसका भारी है? और अगर आप गौर से देखें, कॉस्ट और फाइनेंसिंग 400 की बोरिंग है भाई, 400 की बोरिंग में से 90% किसमें? इसमें है। सेल्स का भी 25% किसमें? एक्सपोर्ट। तो जाहिर सी बात है एक्सपोर्ट की तो नेचर ऐसी है जैसे हम उस पर जाते हैं। तो हमने कहा सर अब इसका आंसर हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि हमारी फंक्शनल करेंसी कौन सी है? डेनिश क्रोन। अब सुनना सर, यही वो सवालात हैं, यही वो सवालात हैं जो एग्जामिनर पेपर में करता है। बच्चे को एक शिकायत होती है ना, सर वो सवाल क्यों क्लास में नहीं होते जो पेपर में। अब एग्जामिनर, इस दफ़ा हमारा टारगेट इंशाल्लाह उन्हीं चीज़ों पे है, उन सवालों पे जो एग्जाम में अब तक नहीं है। देखो एग्जामिनर कहीं ना कहीं से जब सवाल बनाता है ना तो वो स्टडी करता है दुनिया भर में क्या चीज़ पूछी गई। तो आए सर अब इसका आंसर लिखते हैं। इसका आंसर लिखेंगे नहीं मैं आते हैं सर, इसका जवाब लिखेंगे हम, सब बच्चे लिखेंगे considering the guidance in IS 21, considering the guidance in IS 21, considering the guidance in IS 21, management should adopt Danish krone as its functional currency, comma, based on the fact that domestic currency मतलब डेनिश क्रोन influences cost and financing, based on the fact that domestic currency influences cost and financing of the company,
whereas euros majorly only influences sales, whereas euros majorly only influences sales, that too of export segment, अब सर सुनिएगा, एक और चीज है, तुम लोग, मैं बताऊंगा तुम लोग सर पेपर में भी क्या, एग्जामिनर जब बैठते हैं हम एग्जामिनर के साथ, तो वो कहता है कि यार थ्योरी के पेपर में बच्चे का मसला होता है, प्रैक्टिकल में भी एक टॉपिक है IS 1037, वो कहता है यार ये जो बच्चा है ना, ये सिर्फ जो है डायरेक्ट जवाब बताता है, रीजन नहीं बताता। अब बच्चे पेपर में इस किस्म के इसमें क्या कर देते हैं कि डेनिश क्रोन विल बी दी फंक्शनल करेंसी ऑफ द कंपनी। उसको रीजन बताओ, कि तुम फंक्शनल करेंसी क्यों कह रहे हो। जब तुमने क्यों की वजह बता दी तो इसका मतलब है वो तुमसे इंशाल्लाह इम्प्रेस होगा। तो सर इस सवाल के ऊपर भी लिख ले लास्ट डे रिवीजन, क्योंकि सर हमारा एग्जामिनर का वैसे ये मिजाज है नहीं इस किस्म के सवाल पूछने का, लेकिन मिजाज चेंज हो सकता है। याद रखें सर, याद रखें, ये जो है ना एग्जामिनर अब थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है। आए सर आगे बढ़े, अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट लाइन रिपीट कर दें ऑनलाइन वाले बच्चों। बेटा मैं पूरा ही आपको, एक बच्चा है फैजान, उसने लिख करके यहाँ पर दे दिया है, तो मैं आपको पूरा ही शेयर कर देता हूँ। थैंक यू फैजान। आ जाए, क्वेश्चन नंबर 2 इसी तरह का है। हाँ ये इसकी बात कर रहा है, देखना बाकी सारी कॉस्ट सेल्स के बाद जो उसने पूरा P&L दिया है उसके अंदर उसने डिनोमिनेशन में सिर्फ मटेरियल में 15% का है, बाकी एनर्जी, गैस, स्टाफ कॉस्ट एक्सेट्रा इन सब के आगे कुछ भी नहीं लिखा, डिनोमिनेटेड इन यूरोज। और ऊपर लिख दिया है कि जहां मैंने बता दिया है ना यूरोज, वही यूरोज है, बाकी सब क्या है, क्रोन है। सवाल को अगर हम यूं पढ़ें, इसने ऊपर बता दिया है कि भैया दिनेश वेदर टू यू Danish kron or the euro, the using following information amounts are denominated in kron except as indicated। आए सर अब क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। इसी तरह का है मेरा बच्चा ये सवाल, सवाल नंबर 2 खुद से पढ़ना है, खुद से करना है। क्वेश्चन नंबर 2 ये ICAW ने किया था, भेजा था सवाल। क्या हो गया इसमें राफे सिंपल है ना, देखना ये इंडिकेटर से हमने कहा मेजर किस तरफ फॉल कर रहे हैं, कॉस्ट, फाइनेंसिंग, ये गिवन है ना अल्लाह के वली। डिनोमिनेटेड इन किस में है, मटेरियल सिर्फ 15% जो है वो यहाँ पर था, बाकी जितनी भी कॉस्ट है वो सारी की सारी क्रोन में है। तो मटेरियल वैसे 15% था, बट मैंने उसका इम्पैक्ट भी कम कर दिया है, क्योंकि सिर्फ मटेरियल 15% 85, बाकी कॉस्ट तो 100% किस में है, तो मैंने इसको एक अजम्पशन बेस पर 90% कर लिया। चले सर अगला सवाल। हमारा बच्चा सर इसी किस्म के सवाल में तो बोल्ड होता है, क्योंकि अभी इसके बाद अगले सवाल कराऊंगा, लिखने वाले वो तो तुम देखना कैलकुलेशन वाले चीते हो उसमें। देखो अब नाइजीरिया भी होके आ गए। हाय सर आए अगला सवाल। नायरा और डॉलर,
कितने लोग कह रहे हैं डॉलर, कितने लोग कह रहे हैं नायरा? थोड़ा सा दिमाग लगाना है हमें। देखो ये सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, इनमें से सब कुछ ना गिवन हो। कितने लोग कह रहे हैं डॉलर? डॉलर वाले बगैर डरे हाथ उठाएं, और नायरा वाले भी बगैर डरे हाथ उठाएं। ऑनलाइन वालों तुम लोग बताओ। सर आए सवाल पढ़ते हैं और देखते हैं कौन सही है। एसीसी पता है सी, अब एसीसी वाले और दुनिया भर को कह रहे हैं, बोले भाई देखो इस किस्म के सवाल पूछो अगर बच्चों को फेल करना है तो, क्योंकि एसीसी ने किसी जमाने में बहुत बच्चा मार्केट में फेंका है। इतना फेंक दिया था कि एसीसी ट्रेनिंग की इलेक्ट्रिक लेता था 12,000 रुपये में। अब उनको फिर जब रियलाइज हुआ ना, अब एसीसी के सवाल आते इसी फॉर्म में, लिख करके बताओ। कॉन्सेप्ट टेस्टिंग, वो बोलता है ये मैथमेटिक्स तो एक्सेल शीट पे घर पे भी कर लेंगे, प्रैक्टिकल लाइफ में कर लेंगे, इनके कॉन्सेप्ट टेस्ट करो। तो आए पढ़ते हैं। Entity A operates an oil refinery in Nigeria. All of the entities' income is denominated in the US dollars as oil traders in US dollars. Globally, about 20% of its operational expenses are dollar denominated salaries and another 25% in imports of equipment denominated in US dollar. हमने कहा सेल्स किस में? तो हमने कहा एंटिटी की जो इनकम है वो किस में डिनोमिनेट होती है? डॉलर। ऑल ऑफ द एंटिटीज 100% किस में? डॉलर। कॉस्ट पे आए तो उसने कहा कॉस्ट में से 20% किस में? डॉलर में। 25% मजीद इक्विपमेंट वगैरह की भी किस में? लेकिन रिमेनिंग 55% किस में? और उसने कहा डेप्रीसिएशन किस में है? कह रहे हैं 25% imports of equipment denominated in US dollar, remaining 55% of the operational expenses are incurred in Nigeria and are denominated in Naira. Depreciation costs are denominated in US dollar since the initial investment was in. सर मुझे एक बात बताएं, अब हम आ गए, हमने कहा सेल्स, अब आ गए डॉलर और नायरा। इसने हमें फाइनेंसिंग का कुछ बताया, कैश का बताया नहीं। इसका मतलब है इसने कहा बेटा प्राइमरी इंडिकेटर्स ही दे रहा हूं, उसी की मदद से निकाल लो। सेल्स पे आए, हमने कहा डॉलर और नायरा। सेल्स 100% किसमें? कॉस्ट 45% किसमें? 55% किसमें? तो इस बात उससे कौन जीत रहा है? हमने कहा सर कौन जीत रहा है? डॉलर। क्यों सर? डेप्रिसिएशन को कंसीडर नहीं करूंगा, सवाल है। सर देखें डेप्रिसिएशन जो है ना, उसका कैश फ्लो तो किसी जमाने में ना इनिशियल इन्वेस्टमेंट में हो चुका है। अब डे टू डे ऑपरेशंस के लिए हमने कहा डेप्रिसिएशन इज नॉट कैश फ्लो। क्या डेप्रिसिएशन कैश फ्लो है? नहीं। तुम्हें पता है अब हमें एक मसला आ रहा है टीचर्स को, FAR 1 में बिल्कुल पैटी पैक बच्चे आ रहे हैं AFC के। उस दिन मैं इम्पेयरमेंट पढ़ा रहा था और मैंने कहा कैश फ्लोस वैल्यू इन यूज में। बच्चों ने सर व्हाट इज कैश फ्लो? सही है। तो अब वो बच्चे हैं मतलब जिनको एंट्रीज भी पता नहीं पड़ रही हैं एक एक, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बेचारे बैठे हुए इंटर कॉमर्स के। तो अब आप ये समझें कि FAR 1 में तकरीबन डबल क्लासेस लग रही हैं, लेकिन इंशाल्लाह आगे जाके सही हो जाएगा। लेकिन आप लोगों में इंशाल्लाह ऐसा, क्योंकि आपकी तो बेस बनी हुई है ना, IFRS 15 आपको बहुत अच्छे से आता है। आएंगे IFRS 15 में आपको पता चलेगा, आ जाए। तो हमने कहा सर क्या ये क्लियर है? yes, कौन सी करेंसी हमारी? डॉलर। अब क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 4 ये असाइनमेंट मटेरियल का मैंने आपको बता दिया। बाकी जितने भी सवाल आते हैं असाइनमेंट मटेरियल में 11 सवाल आते हैं, इसी के पीछे लगा हुआ है। ये सब आपका क्या है? होमवर्क। इनका आंसर्स मैं आज ग्रुप्स पे भेज दूंगा, लेकिन ये सब आपने क्या करने हैं? खुद से करने हैं, साथ साथ निपटाते जाओ। आए सर अब और थोड़े से टेक्निकल सवालात पे आते हैं।
सर अब सुनना है मेरा बच्चा, सबकी तवज्जो इधर। मुझे तुम लोगों से एक और डर भी है। डर तो शायद नहीं, बट मैं कहूंगा कि यार एग्जामिनर क्या शरारत कर सकता है। एग्जामिनर सवाल में क्या ऐसा कर सकता है, एक फंक्शनल करेंसी हो और 4 या 6 फॉरेन करेंसी हो सकता है? यस सर, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। फंक्शनल करेंसी एक है, फॉरेन करेंसीज कितनी है? 6। अच्छा 6 फॉरेन करेंसीज कैसे होंगी सर? हर एक से अलग अलग ट्रांजैक्शंस, किसी से खरीद रहा है किसी को। सर जब भी ऐसा सवाल आ जाए ना, अगर फॉर एग्जांपल एक फंक्शनल करेंसी और 4 फॉरेन करेंसी है, आपने सवाल को तोड़ लेना है 4 सवालों में और हर ट्रांजैक्शन को अलग अलग करके डील करना है। एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल की रिक्वायरमेंट। सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ना बहुत जरूरी है कि एग्जामिनर भैया कहना क्या चाहते हैं। तो आए सर अब आगे बढ़ते हैं, एग्जाम स्टैंडर्ड सवालात की तरफ ही मजीद आगे बढ़ेंगे। आपको इसके आंसर इंशाल्लाह मिल जाएंगे। सर एग्जाम स्टैंडर्ड सवाल पेज नंबर 20, पेज नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 13। हसन खनानी लिमिटेड। अब आपने सर ये सवाल, इसको आप यूं समझें कि एक तरह से ये आपका क्विज है। हालांकि क्विज में प्रॉपर अनाउंस करके दूंगा, लेकिन फिर भी ये समझें कि आपका क्विज है। टाइम बाउंड करके करना है, गलती से कुल मिला के 10 मिनट है आपके पास इस सवाल को करने के लिए। 10 मिनट में इंशाल्लाह आप ये सवाल, चले 10 भी नहीं 15 मिनट देता हूं, लेकिन उस तरीके से करें जैसे कि आप पेपर में करेंगे। तो मेरा बच्चा शुरू हो जाए, ये सवाल आप सब कर सकते हैं। पेज नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 13। रजिस्टर का पेज नंबर जरूर लिखें ताकि आपको रिवीजन में हो आसानी। गलती से बिल्कुल नहीं डरना है। जी बेटा। सर ये 2018 हाँ सर, अच्छा इसमें जहाँ 20x3 लिखा हुआ है, जहाँ 20x3 लिखा हुआ है इस सवाल में, जहाँ 20x3 लिखा हुआ है, आपको इसको 2018 कर लेना है। इसको आपको 2018 कर लेना है, और जहाँ 20x4 लिखा हुआ है इसको 2019 कर लेना है। 20x3 को आप कर लेंगे 2018 और 20x4 को आप कर लेंगे 2000, और गलती से डरे बगैर सवाल करेंगे। चले सर आगे बढ़ते हैं मेरा बच्चा, और सवाल की तरफ जाएंगे अब हम। जिन बच्चों ने कर लिया वो कर लिया, जो अभी फाइनलाइजेशन स्टेज पर हैं वो, और जिन बच्चों ने शुरू ही नहीं किया है ना, तो क्यों नहीं करते? एक शेर है ना, मंजिल तो मिल जाएगी भटक कर ही सही, मंजिल तो मिल जाएगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। सही है, तो आप इब्तिदा तो करें, आगे आप इंशाल्लाह कर लेंगे, हम इब्तिदा ही नहीं करते। आए सर, रिक्वायरमेंट में क्या कह रहा है? अच्छा इसकी रिक्वायरमेंट है, फॉर ईच ऑफ द अबव ट्रांजैक्शन कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस एंड फॉरेन करेंसी गेन और लॉस which would be included in the company's financial statement for the साल ended 31 दिसंबर। इसने कहा देखो हम अपने समझने के लिए एंट्रीज बनाएंगे, बट क्या इसको एंट्रीज चाहिए? नहीं। इसने कहा मुझे सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस चाहिए, फिगर उसकी चाहिए, और हर ट्रांजैक्शन का
मतलब हर ट्रांजैक्शन का आपको अलग अलग ग्रॉस प्रॉफिट लॉस बताना था, हर ट्रांजैक्शन का एक्सचेंज गेन लॉस अलग अलग बताना था। अगर आपने ये फॉर्मेट के हिसाब से नहीं किया तो भी आपने गलती किया है ना सर। हर एक का अलग अलग इसको ग्रॉस प्रॉफिट लॉस चाहिए। तो वो वाला जो साइड है बोर्ड की मैं वो छोड़ दूंगा, फॉर्मेट के लिए आए, बल्कि हम कर भी देते हैं। भैया इसने कहा मुझे ये आंसर की रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले फॉर्मेट बनाओ। हमने कहा 4 A B C और D। इसने कहा भैया ग्रॉस प्रॉफिट बता दो मुझे। अब हमने कहा जिसका निकल सकता है वो बताएंगे, सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर गिवन है तो। और दूसरा इसने मुझे कहा कि एक्सचेंज गेन या लॉस बता दो। आए सर आए, बहुत आसान है। अब आए और आगे बढ़ते हैं। शर्जील मेरा बच्चा, तेरे नेट का इशू है, आ जाएं। HKL Limited, a dollar-based entity, was involved in the following foreign currency transactions during the साल ended 31 दिसंबर 18। पहली ट्रांजैक्शन, HKL bought equipment for rupees 1,30,000 dinars on March 4, 2018 and paid for on August 25, 2018 in डॉलर्स। पहली तो आसान है, की भी है ना हमने। On Feb 27, 2018, HKL sold goods which had cost $46,000। हमारी फंक्शनल करेंसी क्या है? डॉलर है। For 4,76,000 crowns to a company whose currency was crowns. Proceeds were received on May 25, 2018। On September 2, 2018, HKL Limited sold goods which cost 17,000 for 24,000 to company whose currency was Serils. Sales price was in Serils। इसने कहा सेल्स प्राइस मैंने तुम्हें कन्वर्ट करके दे दी है, एक्चुअल में किस में थी? Serils। The amount was outstanding at 31 December 2018, but the proceeds were received in Serils on Feb 7, 2019, where the exchange rate was इतना $1 is equals to Serils 2.306. The directors of HKL Limited approved the final accounts on March 25, 20x4. HKL borrowed 4,26,000 Lowlands on May 25, 20x3 and is repayable in 2 years time। सही है जी। Exchange rates relevant to the above transactions to $1 are given below। Lowlands, dinar, XYZ। अब हमने कहा सर इसमें दो ट्रांजैक्शंस आसान है और दो, पहले हमने कहा डी और ए आसान है ना, फिर उसके बाद बी करेंगे, डी और ए के बाद बी करेंगे और फिर कौन सी करेंगे? सी। पासिंग मार्क्स का तकाजा है कि आप इजी थिंग्स फर्स्ट, उनके मार्क्स तो पक्के करें। आए सर, अब हम आते हैं, सबसे पहले शुरू करते हैं डी से, है ना। डी भी कर सकते हैं, ए भी। हमने कहा चले सर डी कर लेते हैं। सबसे पहले ट्रांजैक्शन नंबर डी पे आए। सर डी में क्या हो रहा है? हम लोन ले रहे हैं सर, ये हमारी करेंसी क्या है? हमने कहा सर हमारी करेंसी स्ट्रॉन्ग है। ये कह रहा है हमसे HKL borrowed 4,20,000 Lowlands on May 25, repayable in 2 years। 4,26,000 Lowlands हमने बोरो किए हैं। अब एक रोलैंड जो है वो कितना है? $1 के मुकाबले में एक रोलैंड है 1.5। मतलब हमारी करेंसी स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग है क्योंकि हमारी ₹1 के अंदर उनका ₹1.5 आ रहा है। तो इसका मतलब ये कि हमारी करेंसी में अमाउंट क्या होगा? कम होगा। अगर हमारी करेंसी में अमाउंट होगा कम तो क्या करेंगे सर? हमने कहा सर तो हम करेंगे
डिवाइड, आ जाएं। डी पे आते हैं, हमने कहा एंट्री बनाई होगी बैंक डेबिट लोन पेबल कितने से 4,26,000 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 284,000। ये तो हमने कहा सर इनिशियली क्या आ गया लोन का अमाउंट आ गया, ऐसा ही है। आए सर आए, आगे बढ़ते हैं। सर कुछ बच्चे कह रहे हैं बोर्ड ब्लर हो रहा है, बच्चों क्या इतना ब्लर हो रहा है कि समझ में भी नहीं आ रहा। अच्छा चलिए हम बुला लेते हैं किसी को, टेंशन ना लें, कोई टेंशन ना लें। आए सर आए, ये तो हमने कहा पहली एंट्री बना ली बैंक डेबिट लोन पेबल क्रेडिट। फिर आगे बढ़ेंगे 31 दिसंबर पे आए, 31 दिसंबर पे हम आए, सही है। बैंक डेबिट लोन पेबल 284,000। अब 31 दिसंबर को सर क्या हुआ, इस वक्त रेट कितना हो गया 1 हमें पे कितने करने थे, इसमें इंटरेस्ट का कुछ बताया है तो हमने कहा इंटरेस्ट हम अज्यूम करेंगे जो भी था पे हो गया कुछ भी हो। अब हमने कहा हम एंट्री बनाएंगे 4,26,000 डिवाइडेड बाय 1.8 कितना हुआ 2 ऐसा। हमने कहा सर जो लोन हमारा 284,000 का था अब कितने का हो गया, तो हमने कहा सर हमें फायदा कितने का हुआ। एंट्री बनाएंगे लोन पेबल डेबिट एक्सचेंज गेन कितने से 284,000 माइनस 236 47। चले सर हमने कहा पहली एंट्री हुई, इसमें कोई ग्रॉस प्रॉफिट तो नहीं आया, लेकिन कितने का 47,333 ऐसा ही है। आ जाए भाई आ जाए, हमने कहा आगे बढ़ते हैं। हमने कहा ए पार्ट ए पे आते हैं। ये कह रहा है HKL लिमिटेड बॉट इक्विपमेंट फॉर 130,000 dinars on March 4, 2000 and paid for on August 25, 2000। तो हमने कहा चलिए सर अब ए पे आते हैं। ट्रांजैक्शन डेट पे कोई गेन लॉस आएगा नहीं सर नहीं आएगा, तो हमने कहा क्या होगा पीपी डेबिट पेबल क्रेडिट कितने से। हमने कहा हमारी करेंसी स्ट्रॉन्ग या वीक, वीक। $1 में 65 पैसे दिनार के आ रहे हैं, ₹1 में उसके 65 पैसे आ रहे हैं, तो हमारी करेंसी पूरा 1 दिनार भी नहीं आ रहा $1 में, वीक है, तो हमारी करेंसी में अमाउंट क्या होगा ज्यादा आए। तो हमने कहा सर कितना हो गया 1,30,000 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 2 लाख। $2,00,000 ऐसा ही है सर। बढ़े आगे, फिर हम और आगे बढ़े और हमने कहा सर आ गए 31 नहीं सर 31 क्यों नहीं 25 अगस्त 25 अगस्त को आए और पेमेंट कर दी। पेबल डेबिट कितने से 2 लाख, सूदी इदारे से कितने गए 1,30 डिवाइडेड बाय लॉस कितना आ गया एक्सचेंज 60,000। हमने कहा सर
पॉइंट नंबर ए में लॉस आ गया कितने का? 60,000। फिर मजीद आगे बढ़े और हमने कहा आप कौन सी ट्रांजैक्शन करेंगे? बी करेंगे। ऑन Feb 27, 2018, HKL sold goods which had cost 40। कॉस्ट क्यों दी हुई है यहाँ में? कॉस्ट ऑफ for 4,76,000। हमने कहा इन्होंने बेचा कितने में और कॉस्ट थी 46 4 ग्राम्स। अब बताओ हमारी करेंसी स्ट्रॉन्ग है या वीक है? $1 में कितने ग्राम्स आ जाते हैं? तो हमारी करेंसी क्या है? अमाउंट क्या हो जाएगी? कम। बी पे आए, हमने कहा रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट कितने से? हमने कहा सर 4,76,000 कितना हो गया? 68,000। ऐसा ही है? आए सर 68,000 सेल्स लिख दिया हमने, कितना? 60। कॉस्ट ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया? सर ये आप लोग देखने में क्या करो, जैसे ही फिगर निकलती है उसको इनकॉर्पोरेट। आपने भी ये हैबिट एस्टेब्लिश करनी है सर, पेपर में यही चीज काम आएगी सर। पासिंग मार्क्स अप्रोच, इस फॉर्मेट में जितनी नंबर है ना उन फिगर में उनके नंबर्स होंगे, तो जो जो फिगर होती जाए आपने करते जाना है। आगे आए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट कितने से? अब आगे बढ़ते हैं, अगली चीज इसके पैसे कब आ रहे हैं? हमने कहा सर इसके पैसे आ रहे हैं 25 मई को आ रहे हैं, और हमने कहा 25 मई को क्या रेट था? 6.7। 25 मई को आए, बैंक को क्या किया? कितने से? 476 डिवाइडेड बाई 6 पॉइंट 71। रिसीवेबल कितने से? गेन कितना हुआ? तो इसका एक्सचेंज गेन कितना आ गया बी का? ओहो सर, कितने लोगों ने यहां तक बिल्कुल सही किया है? अब आएंगे आखिरी वाला। चलें सर आगे बढ़ते हैं। हमने कहा कि सर अब जो हम आएंगे इसके पॉइंट नंबर सी पर, और हमने कहा सर जो पॉइंट नंबर सी है वो सबसे ज्यादा आसान है। क्या कहा जा रहा है? पॉइंट नंबर सी, ऑन September 2, 2018, HKL Limited sold goods which cost $17,000 for $24,000 to a company whose currency was Cedrils. Selling price was in Cedrils. Amount was outstanding at 31 December 20x3, but the proceeds were received in Cedrils and Feb 7 20x4 मतलब 2019। सर अगर 19 में पेमेंट्स मिल रही हैं तो हम क्या 31 दिसंबर 18 तक उसका इम्पैक्ट लेंगे? नो सर, हम 31 दिसंबर 18 को क्लोज कर देंगे। 31 दिसंबर 18 वाला इम्पैक्ट लेंगे, 19 का इम्पैक्ट नहीं लेंगे। चलें सर आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते जो है हम क्या करेंगे सर? आगे बढ़ेंगे और हम आए सी पे, पॉइंट नंबर सी। आए सर ऑनलाइन वाले बच्चे भी जो हैं, एक मिनट रुक जाएं।
आए सर आए, सी पे आए। मुझे बताएं सेल्स कितने से होगी? हमने कहा रिसीवेबल डेबिट, सेल्स क्रेडिट कितने से? 24,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट और कितने से? 17,000। ऐसा ही है? हमने कहा सर 24,000 और 17,000 हम पहले इनकॉर्पोरेट करेंगे, कितना हो गया? हमने कहा सारी फिगर्स हो गई, पासिंग मार्क्स बड़े आराम से हमने निकाल लिया। अब क्या बची है? सिर्फ एक फिगर, वो कौन सी है? जो सबसे मुश्किल थी इस सवाल की। ऐसा ही है सर? यस सर। अब आते हैं, हमने कहा कि सर क्या इसने हमें ये बताई कि सेल्स के अंदर सेलिंग प्राइस कितनी थी? क्या हम निकाल सकते हैं? बिल्कुल। हमें पता है अगर $24,000 में बेची है तो हमने कहा सेल्स प्राइस किस में थी? सेल्स में थी। अब हमें सेल्स प्राइस निकालनी है क्योंकि सामने वाली पार्टी हमें डॉलर में पैसे नहीं दे रही, किस में दे रही है? सेल्स में। तो हमने कहा हम निकाल लेते हैं कितनी। एग्जामिनर ने एक शरारत करने की कोशिश की। क्या कोशिश की? ये फिगर निकाल करके दे दी, वरना हम कन्वर्ट करते हैं ना सर। इसने ये फिगर निकाल करके दे दी और सेल्स प्राइस छुपा लिया। हमने कहा कोई मसले की बात ही नहीं है। आए, कितना हुआ? हमने कहा सेलिंग प्राइस निकाल रहे हैं हम, सेल्स कितनी आई? 24,000। हमारी करेंसी सेल्स के मुकाबले में स्ट्रॉन्ग या वीक? एक सेल के अंदर कितने, $1 के अंदर कितने सेल ज्यादा थे? 2.5। ओहो, सॉरी सर, हम तो भूल गए कि हमारी करेंसी में अमाउंट कम है। हमें डॉलर से किस में जाना है? सेल्स में जाना है। डॉलर से सेल्स में जाएंगे तो अमाउंट क्या होगा? ज्यादा। क्योंकि अब हम सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू, सेल्स क्या है? कमजोर है। उसकी करेंसी में अमाउंट क्या होगा? कितना हो गया? 7.6। कितने लोगों ने प्राइस निकाल ली थी? आए सर, अब तो जिंदगी आसान है ना। पैसे कितने मिलने थे? अगर एग्जामिनर डायरेक्ट हमें ये कह देता तो हमने कहा कुछ मसला ही नहीं था, हम डायरेक्ट सेल्स रिकॉर्ड कर लेते कन्वर्ट करके, डिवाइड करके। लेकिन उसने हमें कन्वर्ट करके दिया और कहा कि भैया तुम ये फिगर, हमने कहा निकाल लेते हैं, कोई मसला ही नहीं है। अब आए आगे और मुझे बताएं कि सर 31 दिसंबर आ गया, क्या हमें पैसे मिले? इस दिन हमारा रिसीवेबल कितने का था? सामने वाली पार्टी हमें कितने पैसे देगी? अब हमने इसको चेक किया, हमने कहा भैया 533,376 कितने बनते हैं 31 दिसंबर को? कितना हो गया? 23723 है ना सर। जो $24,000 का रिसीवेबल बनता था, आज वो कितने का बन रहा है? फायदा हुआ, नुकसान हुआ? नुकसान हुआ। क्या एंट्री बनाऊंगा? रिसीवेबल कितने से? 277। सर क्या ये आसान सवाल था? ऑनलाइन वाले बच्चों, क्या आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं? पक्की बात है? चले सर, तो हमने कहा ये हुआ एक और सवाल। अब बढ़ेंगे आगे। नहीं बेटा, ब्रेक अभी मिलेगा, उससे ब्रेक से पहले कुछ और काम।
इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के साथ अभी हमने इसका सवाल थोड़ी देखा है कि अगर इसका सवाल आ गया विद इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी तो हम क्या करेंगे, है ना सर? नहीं, पहले उसका बेस बनाएंगे, फिर ब्रेक लेंगे और फिर नमाज के ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। आज क्लास ऑफ कर देंगे 5:40 5:40 पे ऑफ कर देंगे इंशाल्लाह। चले सर क्विकली, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इसके एम्बिट में सिर्फ और सिर्फ क्या आती है? लैंड और क्या प्लांट आ सकता है? सर याद रखना FAR1 के टॉपिक्स के जो टॉपिक्स कवर होते जाएंगे ना ICS में, वो साथ करते हुए जाएंगे, क्योंकि मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, हमारे सिलेबस में अभी सिर्फ 2 टॉपिक्स की कंफर्मेशन होना बाकी है कि वो सिलेबस में है नहीं है FAR1 के, वरना सारे जो तुम लोग FAR1 में पढ़ चुके हो वो FAR2 में भी है। एग्जामिनर वाज़ेह अल्फाज में कह चुका है कि FAR2 के अंदर FAR1 वाले टॉपिक्स चेक करूंगा, तो वो जो पिछले सिलेबस के हिसाब से थे वो सारे के सारे तो हैं ही है। सिर्फ IS 8 जो कि अभी नया आया है और EPS ये नया आया है, इनके बारे में अभी क्लैरिफिकेशन आना बाकी है, वरना वो सब है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी IS 20 हमारे सिलेबस में है। अब आते हैं सर, गवर्नमेंट ग्रांट भी है, सब है। अब हमने कहा सर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, लैंड और बिल्डिंग जो हमने 2 पर्पसेस के लिए लिए, कौन कौन से? रेंटल्स और कैपिटल एप्रिसिएशन। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की कॉस्ट कैसे निकलती है? बिल्कुल IS 16 की तरह, लेकिन वो कहता है एक कॉस्ट को यहाँ पर इजाफी तवज्जो है, वो कौन सी है? ट्रांजैक्शन कॉस्ट, स्टेट एजेंट की कॉस्ट, याद है सर? फिर हम आगे बढ़े, हमने कहा 3 तरह की कॉस्ट नहीं ले सकते। स्टार्टअप कॉस्ट, स्टार्टअप कॉस्ट से कौन दिमाग में आता है? डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन, इज्जत से नाम लिया करो। दूसरा, आमिर भाई को आपने बुलाया और आमिर भाई से कंसल्ट आलिम ऑनलाइन कराया, और आलिम ऑनलाइन आपने अपनी प्रीमिसेस पे करा लिया। आमिर भाई उसके भी पैसे लेंगे, कमर्शियल आदमी है, तो हमने कहा लेकिन वो कॉस्ट किस में चली जाएगी? हमने कहा वो कॉस्ट जाएगी स्टार्टअप कॉस्ट। स्टार्टअप कॉस्ट क्या होती है? याद है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में मैंने नई प्रॉपर्टी बनाई है, लोगों को बुलाने के लिए मैं किसी इंटरटेनर को बुला रहा हूँ, सही है सर? उस इंटरटेनर को पैसे दूंगा, वो कॉस्ट कौन सी है? ये एक तरह से आप कह लें मार्केटिंग कॉस्ट, ये कभी भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की कॉस्ट में नहीं जाएगी। दूसरी कॉस्ट कौन सी पढ़ते थे? इनिशियल ऑपरेटिंग, दुकान मैंने 400 दुकानें बता दी सारी किराए पर देने के लिए, अभी 300 गई हैं, 100, उन 100 दुकानों का किराया एक्सेट्रा सब मेरे जिम्मे है। यस सर है, लेकिन वो भी कॉस्ट का हिस्सा। तीसरी कॉस्ट हम पढ़ते थे एबनॉर्मल लॉस, सीमेंट बजरी जाया हो गई। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एक कॉस्ट याद है इजाफी, 3 कॉस्ट नहीं आ सकती। ये हमने कह दिया सर, बात हो गई किसकी? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की कॉस्ट की। फिर हमने कहा सर उसके 2 मॉडल थे, कॉस्ट मॉडल और कॉस्ट मॉडल सेम एज फेयर वैल्यू मॉडल। क्या डेप्रिसिएशन होती है? IS 16 का ये कौन सा वाला भाई है? लाडली औलाद है माँ बाप की, माँ बाप की लाडली औलाद है। क्यों सर? फेयर वैल्यू मॉडल में 2 बेनिफिट, डेप्रिसिएशन नहीं होती थी और फेयर वैल्यू गेन भी कहाँ जाता है? PNL में। अब सर IS 21 आ रहा है किसके साथ? IS 40 के साथ। कोई मसला नहीं, देखो सवाल कैसा आएगा अगर इन दोनों को आएगा। देखो मैंने कहा ना IS 21 को सबके साथ टेस्ट करना है। सर भाई ये कहेगा हमने एक प्रॉपर्टी में पाकिस्तानी कंपनी और हमने प्रॉपर्टी ले ली अमेरिका में, अमेरिका में प्रॉपर्टी ली और फेयर वैल्यू मॉडल पे रखी, तो एक तो उसका फेयर वैल्यू गेन लॉस आएगा, दूसरा वो कहेगा कि मैंने रेंट पर भी कहा दिए अमेरिका में, तो रेंटल इनकम भी आएगी। उस इनकम को भी आपको क्या करना होगा? ट्रांसलेट करना होगा। अब एग्जामिनर ने एक दफ़ा CA फाइनल में सवाल पूछा और उसमें सिर्फ ये इसी किस्म की शरारत की एक काम कर दिया, रेंट सारे का सारा एडवांस में रिसीव करा दिया। किस में रिसीव करवा दिया? उसने कहा भैया जितना भी रेंट है ये सारे का सारा आपको रिसीव हो रहा है किसमें? एडवांस में। जी बच्चों वी आर बैक। चले सर अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की क्योंकि हमने बेसिक्स देख ली, अब हम आगे बढ़ेंगे और हम अगली चीज जो करेंगे
सर वो है एक और सवाल, और वो जो सवाल है उसका ताल्लुक है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से ही। चलें सर, अगला सवाल हमारी स्क्रीनों पे है, पेज नंबर इसका पेज नंबर है 19, पेज नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 11, पेज नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 11। खानानी लिमिटेड सर आ जाए, पढ़ते हैं। खानानी लिमिटेड जो कंपनी है ये कहाँ बेस्ड है सर? A Pakistan based country is preparing its financial statement for the साल ended 31 दिसंबर 2017. Following transactions were carried out during the year. Foreign currency transactions. Requirement पहले पढ़ लेते हैं। Prepare extracts relevant to the above transaction from KL's statement of financial position and comprehensive income for the साल ended 31 दिसंबर 17 in accordance with IFRS। पहली ट्रांजैक्शन अब पढ़ने लगे हैं। KL purchased an investment property in United States for $2.6 million। $2.6 million का हमने परचेज किया, बढ़िया हो गया। 10% एडवांस पेमेंट वॉज मेड ऑन 1 मई 2017। एडवांस पेमेंट कितनी की हमने? 10%, 1 मई 17 को हमने कर दी। And 70% was made on 1 July 17 on transfer of title and possession of the property. Remaining amount was paid on 1 August 2017. On 1 September 17, KL rented out this property at annual rental of $0.24 million for 1 year and received full amount in advance on the same date. KL uses fair value model for its investment property on 31 December 17. An independent valuer determined fair value of the property was $2.5 million. हमने कहा 2.6 की ली थी, अब कितनी है फेयर वैल्यू? 2.5। फॉलोइंग स्पॉट एक्सचेंज रेट्स आर अवेलेबल। सर सवाल को एक दफा फिर से पढ़ें, फिर हम इसको बोर्ड पर करेंगे। और इसमें हमसे रिक्वायरमेंट में क्या मांगा है? एक्सट्रैक्ट्स मांगे हैं, तो हम एक्सट्रैक्ट्स बनाएंगे। चले मेरा बच्चा, सबने पढ़ लिया? आए सर अब आगे बढ़ेंगे। एक्सट्रैक्ट्स पे जब हम आए तो हमने कहा सर हमें यहाँ पर क्या चीज़ चाहिए? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल, उसमें आएगी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, और उसमें एक और चीज़ है, कौन बताएगा? फेयर वैल्यू गेन लॉस तो बेटा P&L में जाता है। एडवांस जो रेंट मिला था उसका अनअमोर्टाइज्ड पोर्शन ना सर, तो हमने कहा अनअर्न्ड रेंट के नाम से एक और चीज आ जाएगी, अनअर्न्ड रेंट। सर देखिए, सबसे पहला काम पेपर में आपने क्या करना है? आपने फॉर्मेट बना के अपने पास तैयार रख लेना है। सही है सर। फिर हम आए स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, इसमें एक आएगी रेंटल इनकम और एक्सचेंज गेन या लॉस, और एक और चीज आएगी फेयर वैल्यू
गेन। क्यों सर? एक्सचेंज गेन लॉस किसके ऊपर आएगा? जो पेमेंट हम कर रहे हैं। फेयर वैल्यू गेन या लॉस किसके ऊपर आएगा? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ये आपने सर एक्सट्रैक्ट्स बना करके अपने पास रख लिए। अब आएंगे सवाल करेंगे। ये एक्सट्रैक्ट्स है। अब मुझे पूरा सवाल देख के बताओ इसमें आसान पार्ट कौन सा है? मतलब रेंट का जो पार्ट है। हमने कहा सर जो रेंट वाली चीज़ है वो सबसे आसान है ना भाई। रेंट मिला, एडवांस में मिला, 6-7 महीने का, 4 महीने का एक्रू। पहले देखो मैं बार बार सिखा रहा हूँ मेरा बच्चा, ये चीज़ें हमें क्लास में ही सीखनी है कि सर हमें ये पता हो ये चीज़ें क्लास में सीखने के बाद क्या पासिंग मार्क्स कैसे निकालने। पहला काम तुम्हें क्या करना है? आंसर का फॉर्मेट। दूसरा काम तुम्हें क्या करना है? आपने जो है जो चीज आसान हो उसको पहले हमला करना है। हमने कहा भाई प्रॉपर्टी थी हमारी थी 1 सितंबर 17 को हमने कर दिया। कह रहा है ऑन 1 सितंबर 2017 KL rented out this property at annual rent of $, for 1 year and received full amount in advance on the same date। हमने कहा फुल अमाउंट इनको मिल गया कि जो है सेम डेट पर मिलेगा। तो आ जाएं सर, हमने कहा पहले इजी थिंग्स, हम आ जाते हैं रेंटल इनकम। एक सितंबर को फुल अमाउंट मिल गया 0.24 का डॉलर्स है ना। हमारी करेंसी कौन सी है? पाक रुपी। पूछने की जरूरत है कि हमारी करेंसी स्ट्रांग है या एक दिन इंशाल्लाह हो जाएगी स्ट्रांग, है ना। सितंबर बैंक डेबिट अनअर्न्ड रेंट या एडवांस रेंट क्रेडिट कितने से मेरा बच्चा? 0.24 तो डॉलर का उस दिन रे हमें डॉलर थे ना इतने। अब मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से? रेट कितना चल रहा है सितंबर में? 100 कितना हो गया? 26.4 मिलियन, ऐसा ही है। हमने कहा सर 26.4 मिलियन, यही तो कह रहा था सर इसने, यही तो कहा है कि भैया हमें 1 सितंबर को मिल गया है $0.24 मिलियन फॉर 1 ईयर एंड रिसीव फुल अमाउंट इन एडवांस। अब मुझे बताओ हमारा ईयर एंड 31 दिसंबर 17, इस दिन तक कितना रेंट हमने अर्न कर लिया होगा? 4 महीने का। तो 31 दिसंबर पे आए, एंट्री क्या बनाई? अनअर्न्ड रेंट डेबिट रेंटल इनकम कितने से? हमने कहा 26.4 डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई, ये पूरे साल का एडवांस में मिला था, 4 महीने का हमने कमाया। अभी क्या पूरा कमाया है? नहीं सर। कितना हो गया? चले सर अब इधर आ जाते हैं। रेंटल इनकम कितनी आ गई? 8.8, पासिंग मार्क्स अप्रोच। अनअर्न्ड रेंट भी आ गया 26.4 माइनस 8.17। ये आपने कहा सर 2 फिगर्स आ गए, 5 चीजें चाहिए थी, जो चीजें सबसे आसान थी मैंने वो कर ली, ऐसा ही है। अब आए, अब हमने कहा सर हम आते हैं और इन्वेस्टमेंट, अभी कॉपी नहीं करना, कॉपी एक साथ करना। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की नॉर्मल सवाल की तरफ आते हैं। केल परचेज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इन यूएस से 2.6 10% एडवांस कब दे दिया था? 1 मई 2000, फिर 70% कब दिया? 1 जुलाई, और फिर 1 अगस्त को पूरा अमाउंट पे कर दिया। आ जाएं, सबसे पहले आए हम और हमने कहा सर 1 मई को मैंने सिर्फ एडवांस पे किया है ना, एडवांस को क्या करूंगा? डेबिट सूदी दारा प्रॉपर्टी कितने की थी? इसका सिर्फ 10% कितना आ गया? 1 मई को हमने इतना जो है एडवांस पे किया। हम पाकिस्तान में बैठ के यूएस में करना है। रेट क्या चल रहा है? 100।
सर 26 मिलियन का मैंने एडवांस पे कर दिया, ऐसा ही है। अब आगे बढ़े, कॉपी नहीं। 1 जुलाई को हमने कहा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को क्या कर देंगे, डेबिट। कितने से अभी बताते हैं। एडवांस कितने से क्रेडिट होगा, 26 मिलियन, ऐसा ही है। बैंक से कितने पैसे जाएंगे, हमने कहा सर जो बैंक से पैसे जाएंगे उनका हिसाब यूं है कि टोटल प्रॉपर्टी कितने की थी, देखो सौदा पहले कितने में हुआ था, 2.6 मिलियन में। हम पैसे भले उसको बाद में टुकड़ों में दें, लेकिन ये फिगर तो सेम है ना। इसका 70% है ना सर, 1.82 आ गया हमारे पास इसका आंसर। मल्टीप्लाई बाय इस दिन रेट कितना चल रहा था, 105, कितना हो गया 191.1। ये हमने कहा सर ये हो गया, 20% और भी तो पे करना है। उसको आज एक्रू करूंगा या बाद में करूंगा, पेबल तो उसका आज ही क्रिएट हो जाएगा ना। याद है वो पहला सवाल जब हमने शुरू में कहा था एडवांस, अगर हमने जिस दिन हम रिवर्स कर ले उस दिन हमने कहा प्रॉपर्टी हमारे पास आ गई तो हम पेबल कर देंगे क्रेडिट। कितने से, 2.6 मिलियन। 10% एडवांस में दिया, 70%, बाकी कितना बचा 20%। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 105 से, कितना हो गया 271 सर हमने कहा इतने से हमारी क्या रिकॉर्ड हो गई, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट एडवांस बैंक और पेबल। क्या हम यहां तक क्लियर हैं सर? फिर हम मजीद आगे बढ़े। पहले अगस्त आएगा, अगस्त में कब पेमेंट की हमने इसकी पेबल की, 1 अगस्त को हमने कहा भैया ये जो पेबल था इसको भी हमने क्या कर दिया, पेबल को हमने किया डेबिट। कितने से पेबल रिकॉर्डेड था, 6। सूदीदारा हमने कहा 2.6 मिलियन का 20%, ऐसा ही है। ये बना 0.52 मल्टीप्लाई बाय 108, कितना हुआ 50, और रिमेनिंग क्या हो गया, एक्सचेंज 1.56। हमने कहा सर ये आ गया एक्सचेंज लॉस, इसकी फिगर भी आ गई, कर दे इनकॉर्पोरेट 1.56। आखिरी चीज 31 दिसंबर। अब हमने कहा वक्त आ गया है कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को भी क्या करें, रीवैल्यू करें। किस पे लेकर के आए, फेयर वैल्यू पे लेकर के आए। हमने कहा बिल्कुल ठीक है सर, आए। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को अब हम लेकर आएंगे किस पे, फेयर वैल्यू पे। हमने कितने पे रिकॉर्ड की हुई है, 271.7। आए इसकी फेयर वैल्यू निकालते हैं। इस दिन कितने की हो गई थी, 2.5 मिलियन की, है ना सर? सवाल में देखें 2.5 मिलियन मल्टीप्लाई बाई उस दिन रेट कितना था, 290 मिलियन की हो गई। हमारे पास कितने पे रिकॉर्डेड थी, 18.3। क्या एंट्री बनाऊंगा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट फेयर वैल्यू गेन 18.3। तो हमने कहा इधर देख लें 18.3 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कितने पे आएगी, 290। ये हमने कहा सर एक्सट्रैक्ट्स बनाए पहले, जो जो फिगर्स आती गई उसको इनको सर देखें। सवाल करने का तरीका सीखें क्लास में, किस तरीके से पासिंग मार्क्स उठाने। आसान चीज़ें पहले फॉर्मेट बनाओ, फिर आसान चीज़ें इनकॉर्पोरेट करते जाओ। सर ये कॉपी करें और जिन्होंने कर लिया है वो 18.3 का ब्रेकअप निकालें। एक्सचेंज गेन का फ़ायदा कितना है, फेयर वैल्यू का कितना है, हाँ कर सकते हैं। सही है सर, इस 18.3 का ब्रेकअप निकालने की कोशिश करें, जैसे कल हमने सीखा था, है ना।
आज आशीष नहीं आया जी। जिससे आज तो भाई सिर्फ एडवांस दिया है ना, पेबल तो उस दिन हुआ जब हम पे रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गए। सही है भाई, अगर एडवांस दिया उससे अगले दिन कहते तुझे नहीं दे रहा प्रॉपर्टी, वो एडवांस वापस दे देगा हमें, है ना। तो सर किस किस को आसान लगा ये टॉपिक अब तक? कल करेंगे क्विज तो पता चलेगा इंशाल्लाह। क्लास है 10:15 से 12:15 सुबह। तो सुबह उठने की आदत डालो, बरकत है नहीं। 10:15 से 12:15। हाँ कोई इसका ही होगा। क्यों? सर कोशिश क्या करें सुबह जल्दी उठें। किस कदर गिरा तुम पे सुबह की बेदारी है, कहते हो कि सीए करना है पर नींद भी तुम्हें प्यारी है। तो मुझे जिंदगी में 2 लोगों से बड़ी जो है ना जलन होती है। एक वो लोग जो कम सोते हैं फिर भी फ्रेश होते हैं, ऐसे लोग होते हैं मैं जानता हूँ 2-2 3-3 घंटे सोएंगे और फ्रेश। और एक वो लोग जो जितना भी खा ले मोटे नहीं होते। मतलब भाई दुनिया जहाँ की चीजें खा रहा है, चीज ये वो, हराम है कि कभी मोटा हो। सर और नहीं कुछ लोग होते हैं मैंने देखा यार जो 4 घंटे सोए। आप फर्म में जाएंगे तो अल्लाह माफ़ करे, फर्म्स के अंदर फर्ग्यूसन वगैरह में ऐसे बहुत सारे लोग हैं। मतलब हमारे एक सीनियर मैनेजर थे और बहुत अच्छे आदमी फर्ग्यूसन में, अभी भी अब तो वो पार्टनर हो गए माशाल्लाह। तो यार वो आदमी सिर्फ आधा घंटा सोए, मतलब 8 बजे वो बंदा है क्लाइंट पे चलते हैं, मतलब पूरी आपने रात लगाई मेहनत की, 8 बजे बोलते थे यार, मतलब क्लाइंट होते घर पे जाते हैं, आ जाएंगे 10 बजे, वो पहुंच जाए 10 बजे। फिर टीम बोलते यार हम ये तो, क्योंकि वो घर पे जाते थे आधा घंटा सोएंगे बिल्कुल फ्रेश। टीम कहती थी हम गए तो फिर उठेंगे नहीं, फिर हम लोग वहीं पे मतलब बंदा वाला कहीं क्लाइंट पे टेबल पे कहीं। कभी कभी तो कुछ टीमों के साथ तो ऐसा भी हुआ कि फजर के बाद सोएं ऑडिट टीम, अब क्लाइंट के वर्क स्टेशन पे सो गई। सही है, उसने सुबह आके उठाया भाई उठ जा, अपने काम का टाइम हो गया है। तो सर ये सब चीज़ें इंशाल्लाह आप लोग सीखेंगे। क्लाइंट की रिसोर्सेज को कैसे मिसयूज करते हैं वो भी आप। फर्ग्यूसन का एक वाकया है पुराना, जीएसके पे। जीएस अच्छा ये वाकया है जब मैंने भी फर्म ज्वाइन नहीं की थी, उससे पहले का हमने भी सुना ही था। कोई 2007 या 8 की बात है। बोला यार नया मतलब फ़ोन आया था और उस टाइम पे आप बताया यार मोबाइल कॉल भी महंगी होती थी, 9-10 रुपए की, है ना। एक साहब जॉब इंचार्ज जीएसके पे पोस्टेड थे, और बड़ी कंपनियां होती हैं ऐसे ही दे देती हैं क्लाइंट को जो ना फ़ोन वोन का इस्तेमाल, कि भाई तुम मतलब लैंडलाइन का इस्तेमाल। उस टाइम पे मोबाइल इतने कॉमन थे लोगों के पास, अमीर लोगों के पास हुआ करते, मतलब अमीर अब्बा वगैरह के पास हमारे होते थे, हम लोगों के पास तो कॉन्सेप्ट तुम तो छो गई छोटे। खैर तो उन्होंने भाई दिन रात अपनी होने वाली दोस्त से बातें की और उन्होंने भाई कर दिया। क्लाइंट ने उस टाइम तो पता ही नहीं चला, क्लाइंट ने जब बिल आया देखा यार इसका तकरीबन उस लाइन का बिल था 1.5 लाख रुपए। क्लाइंट ने फर्म को भेजा, बोला ये क्या है, और इस नंबर पे आपकी कॉल्स मतलब 4-4 घंटे की 5-5, आप सोचे 9 रुपए मिनट। और जवान ने सही है, तो खैर उनकी बड़ी खिंचाई हुई फिर फर्म में। खैर क्लाइंट तो क्लाइंट होता है अमीर से, उन्होंने कुछ मतलब पैसे नहीं रिकवर किए फर्म से, पर फर्म को बोला यार किनको रख रहे हो। सही है ये जो है आखिर सही, कोई पैकेज इसका ज़माना नहीं था, कुछ भी नहीं था, समझ रहे हैं।
जी मोहम्मद मुस्तफ़ा। चले सर बढ़े आगे। अच्छा, इस सवाल का लर्निंग आउटकम तो लिखो। किसी को कोई भी मसला है इस सवाल में, इस सवाल का लिखेंगे लर्निंग आउटकम। IS 40 with IS 21 और आज का होमवर्क भी आप लोग सुनेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 आपको खुद घर से करना है। क्वेश्चन नंबर 14 घर से करना है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 14, ये वो सवाल आते हैं जो आपको अभी सिर्फ इतना ही नहीं और भी सुनिएगा। होमवर्क तो मजीद मिलेगा। नहीं सर क्यों, बस सर सुनना है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 और 11 ऑफ MCQs, 8 से लेकर 11 ऑफ MCQs भी आपका होमवर्क है। MCQs 8 से लेकर 11 तक ये भी मेरा बच्चा आपका होमवर्क है, ये भी आपने करना है। 12 और 14 आप सुनिएगा। सर जो असाइनमेंट्स होंगे, अभी मैंने आपको असाइनमेंट के 3 सवाल हमने कर लिए। हर टॉपिक के मैं आपको असाइनमेंट दूंगा और असाइनमेंट में होगा क्या सर, यही दुनिया भर के सवालात जो मुझे लगता है कि आपकी प्रैक्टिस के लिए ज़रूरी है या जो ऐसे कॉन्सेप्ट हैं। अब सर ये जो असाइनमेंट्स होंगे इनकी हम डिस्कशन का दिन रखा करेंगे जुम्मा। अब जैसे मैंने आपको आज 3 दे दिए, बाकी 11 हैं। अब आंसर मैं आपको अभी ग्रुप पे भेज दूंगा। तो ये जो असाइनमेंट होगा ये आपने करना है साथ साथ। अगले जुम्मे को हम इसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब आते हैं ऑपरेटिंग सेगमेंट के सवालात रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 मैंने दिया था ऑपरेटिंग सेगमेंट का, कितने लोगों ने कर लिया? कल की क्लास में सुबह फिजिकल आना है। तो सबसे पहले मुझे याद दिलाना है कि सर वो रहता है क्वेश्चन नंबर 14 रहता है, उसको आपने ऑपरेटिंग सेगमेंट का उसको डिस्कस करना है। और हम इंशाल्लाह कल क्विज भी लेंगे। क्विज ऐसे ही सवालात होंगे, कुछ थोड़ा सा नया सवाल होगा जो आपने करना है। कल इंशाल्लाह ये टॉपिक हमारा खत्म होगा और नया टॉपिक कल नहीं शुरू होगा, वो शुरू होगा ट्यूसडे में। एक दफा क्विकली रिवाइज करते हैं। आप लोग बैग पैक करें, रिवाइज करते हैं। बहुत टाइम में 25 मिनट है, आप लोगों को 4 मीनार चौरंगी पहुंचना है ना, पहुंच जाएंगे। अच्छा, फिर कल किस तरह, कल फिर 10:15 बजे पहुंचे हुए होंगे सब? देखो 10:15 बजे और फिजिकल आना है, जो पहुंच सकते हैं। सही है सर, मैं इंशाल्लाह आ जाऊंगा 10:15 बजे, आप टेंशन ना लें। हाँ, तो कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।